अब बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र की। तो भौगोलिक क्षेत्र मतलब भारत में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से हमें इस तरह के एविडेंसेस मिल रहे हैं। यानी भारत में कौन-कौन सी ऐसी जगह हैं वो हम अब ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो नवपाषाणकालीन स्थलों के बारे में अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारत में हमने मुख्य रूप से 6 जगह ऐसी हैं जहां हमने इसको कैटेगराइज किया है, क्लासिफाइड किया है, जिनके बारे में एक-एक करके हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला जो एरिया हमने लिया वो लिया है उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। उत्तर पश्चिम मीन नॉर्थ वेस्ट एरिया। नॉर्थ वेस्ट एरिया में, ये नॉर्थ वेस्ट एरिया भी 2 भागों में हम बांटेंगे। पहला नॉर्थ वेस्ट एरिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये भारत के अंदर का अब नहीं है, अब ये भारत के बाहर जा चुका है, जैसे अफगानिस्तान या पाकिस्तान का एरिया। तो हम जब इसके बारे में बात करेंगे तो ये जो एरिया है वो, यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो लगभग 7000 ईसा पूर्व या 7000 BC के लगभग के हमें साक्ष्य मिलने लग रहे हैं। अब यहाँ पर मेहरगढ़ कोयटा जो एरिया है वो एरिया इम्पॉर्टेंट है, और ये लगभग कोयटा से 150 किलोमीटर दूर मेहरगढ़ नाम की जगह है जो नवपाषाण काल का स्थल है, और हड़प्पा काल का ये सबसे लंबा सांस्कृतिक इतिहास हमें बताता है। अब यहाँ पर हड़प्पा की जब बात आ गई तो मैं आपको स्पेसिफिकली क्लियर कर दूं कि हड़प्पा का इस संस्कृति से लेना देना तो है, लेकिन ये नवपाषाणकालीन संस्कृति हड़प्पा से पहले की संस्कृति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इनका जो संक्रमण है या ट्रांजिशनल फेज़ है वो भी हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से हमें तांबे के कुछ औजार मिलते हैं, तांबे के कुछ हथियार मिलते हैं, और तांबे को मेल्ट करने के भी हमें यहाँ से एविडेंसेस मिल जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हड़प्पा काल के और हड़प्पा के कुछ स्तरों की संस्कृति के प्रमाण भी हमें नवपाषाण काल के यहाँ से मिलने शुरू हो जाते हैं। मेहरगढ़ जो एरिया है ये बलूचिस्तान में मिलता है, और यहाँ पर हम देखेंगे स्पेसिफिकली यहाँ एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन के जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं उनमें गेहूं की 3 किस्मों के बारे में हमें, ब्रीड के बारे में हमें पता लगा, और जौ की 2 ब्रीड के बारे में हमें यह पता लगा है। तो ये जो बलूचिस्तान है इसे रोटी का कटोरा या बास्केट ऑफ द ब्रेड कहा जाता है। और इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कुछ कच्ची ईंटों के या एडोब ब्रिक्स के जो मकान हैं, घर हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं, और उसका जो शेप है वो रेक्टेंगल है, यानी आयताकार है। और हम इसमें देखेंगे कि पत्थर के औजार यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और गेहूं और जौ के साथ साथ यहाँ पर अंगूर, कपास की खेती के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। अब एंटीक्वेरी जो पुरातत्वविद हैं, पुराविदों का मानना है कि यहाँ पर जो हड़प्पा के निवासी थे उन्होंने कृषि की तकनीक कहीं ना कहीं मेहरगढ़ से ही ली है, ऐसा उनका मानना है, उनका ऐसा कयास लगाया जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा फेज़ आता है वो आता है नॉर्दर्न एरिया। नॉर्दर्न एरिया मतलब उत्तरी क्षेत्र। अब ये उत्तरी क्षेत्र को जिसकी हम बात कर रहे हैं ये भारत के अंदर के उत्तरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और ये कश्मीर घाटी का जो एरिया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में 2 प्रमुख इंपॉर्टेंट ऐसी जगह हैं जहाँ से नवपाषाणकालीन संस्कृति के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। एक है बुर्जहोम और दूसरा है गुफ़ा कराल। और इनकी जो एज है, यानी इनका जो टाइम सेगमेंट है वो 2500 ईसा पूर्व या 2500 BC के लगभग माना जाता है। अब हम पहली बात करेंगे बुर्जहोम के बारे में। तो बुर्जहोम का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो मीनिंग है वो है जन्म स्थान, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ। और ये श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी नॉर्थ वेस्ट एरिया में श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर ये सिचुएटेड है। और इसकी खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की। को एक्सप्लोर करने वाले ये 2 विद्वान या पुरावेत्ता हैं जिन्होंने इसे खोजा। और इसके बाद हम देखते हैं कि बाद में कुछ इतिहासकारों ने, भारतीय इतिहासकारों ने भी इसमें और भी रिसर्च का काम शुरू किया, जिनमें बी के थापर सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ 2 तरह के एविडेंसेस हमें मिलते हैं, यानी कि एक तो मध्य पाषाण काल के यानी मेसोलिथिक एज के एविडेंसेस भी मिल जाते हैं, और नव पाषाण काल के एविडेंसेस भी मिल जाते हैं, यानी कि न्यूलिथिक एज के भी एविडेंसेस मिल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर दोनों तरह के एविडेंसेस हमें मिलते हैं बुर्जहोम और गुफ़ा कराल से। अब नव पाषाण काल के जो लोग थे वो यहाँ पर जो नहरें थीं या झीलें थीं, उन झीलों के किनारे की तरफ ये रहते थे, और ये लोग जो घर बनाते थे वो थ्रू होम की तरह बनाते थे, यानी गर्त आवास, गड्ढा खोद के उसमें रहते थे। और ये लोग टोटली डिपेंड थे फिशिंग पर।
मछली का शिकार करते थे और पूरी तरह से उस पर ही डिपेंड थे। और इनकी जो सेकंड स्टेज हमें मिलती है, उस स्टेज में हमें कुछ ऐसे घर मिले हैं जो मिट्टी की ईंटों से भी बनाए गए हैं। और यहाँ से हमें एक कब्र मिली है, उस कब्र में मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। तो मैंने जो आपसे पहले एक बात की थी कि उनकी बिलोंगिंग्स को दफनाया जाता था, तो ये रिचुअल हमें पहली बार यहाँ देखने को मिलता है कि एक इंसान के साथ एक पालतू जानवर यानी कि कुत्ता, जो हम देखते हैं कि कुत्ता बहुत अधिक प्रिय होता है, उसको गाड़ दिया गया। और यहाँ से हमें तांबे के जो एरो हेड हैं वो भी मिल जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये हम बात कर रहे थे बुर्ज होम के बारे में। अब दूसरा नंबर आता है यहीं का, वो आता है गुफ़ कराल का। गुफ़ कराल भी श्रीनगर के पास में ही है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है कुम्हार की गुफा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुम्हार की गुफा मतलब कि जो वेसल्स हैं उन्हें बनाने वाली जो एक प्लेस है उसके बारे में। और श्रीनगर से ये 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट एरिया में ये है। और यहाँ से नवपाषाण काल की जो स्टेज है, न्यूलिथिक स्टेज, उसके 3 स्टेजेस यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो उत्खनन होता है, एक्यूविशन होता है, उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। अगर आप वर्टिकल खुदाई करते हैं तो ये होते हैं वर्टिकल स्टेजेस, मतलब एक संस्कृति के खोदेंगे तो उससे पुरानी, फिर उससे पुरानी और उससे पुरानी। और जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की बात करते हैं, खुदाई करते हैं, तो वो हमें उस संस्कृति के फैलाव के बारे में जानकारी देता है कि ये संस्कृति कितने कल्चर कितने एरियाज़ में फैला हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से नवपाषाण काल की जो 3 स्टेजेस हैं उनके बारे में हमें पता लगता है। पहले स्टेज में हमने बताया कि गर्त आवास या थ्रो हाउसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और दूसरे स्टेज में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे मृदभांड मिलते हैं, यानी वेसल्स मिलते हैं जो मिट्टी के बने होते थे, वो ग्रे कलर के। और उसके साथ साथ तीसरे स्टेज के भी यही पहचान है कि वहाँ पर ग्रे कलर के मृदभांड तो मिलते हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें कुछ बोन के बने हुए औजार या इंस्ट्रूमेंट्स भी हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो बात थी, ये दूसरे प्रकार का जो एरिया है, जो नॉर्दर्न एरिया की बात हमने की, उसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। तीसरा एरिया है मध्यवर्ती क्षेत्र, मिडिल एरिया। तो ये मिडिल या मेन फील्ड है वो जो शुरू होती है वो गंगा और जो विंध्यन रेंजेस हैं उनके जो बीच का एरिया है उसे हम मध्य क्षेत्र में रखते हैं। और यहाँ पर जो पठारी एरिया भी है और कुछ प्लेन एरिया भी है। तो गंगा का जो मैदान है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर कुछ नाम मैं आपको बता दूँ कि जैसे महत्वपूर्ण है कोल्डी हलवा और महागरा और चौपानी मंडो, ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जीबिशन से हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मिली हैं उनके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। और इसको हम देखेंगे कि ये जो जिन क्षेत्रों की मैंने बात की आपसे, ये इलाहाबाद, जिसे अब सो-कॉल्ड प्रयागराज कहा जाता है, उसके आसपास मिलते हैं। और जो एंटिक्वेरीज या हमारे पुराविद हैं उन्होंने इसके बारे में जो खोज की, तो हमें क्या पता लगा, तो सबसे पहला नंबर आता है कोल्डी हवा का। और कोल्डी हवा जो है ये बेलन नदी की जो वैली है जो इलाहाबाद के दक्षिण एरिया में स्थित है, यहाँ हमको 3 स्टेजेस की जो कल्चर है वो मिलता है। 3 स्टेजेस में हमें पहला नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल और लौह युग, यानी कि नवपाषाण काल से ये कल्चर शुरू होता है और ये कैलकुलेटिक एज को भी संभाल ले रहता है और आयरन एज को भी इसमें संभाल के रखे हैं, यानी 3 स्टेजेस हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 600 BC के आसपास धान उगाने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। राइस जो उगाया जाता है उसका जो पहला प्रमाण हमको यहाँ भारत में मिलता है वो हमें 600 BC का मिलता है, यानी कोल्डी हवा नाम की जो जगह है वहाँ से धान या चावल उगाने का पहला साक्ष्य मिलता है। और कई बार कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि विश्व में सबसे पुराना अगर धान उगाने का साक्ष्य कहीं मिलता है तो वो हमें इसी एरिया से देखने को मिलता है। दूसरा एरिया है वो है महगरा। महगरा भी गंगा नदी के दक्षिण में विंध्या जो क्षेत्र है उसके आसपास का एक एरिया है और ये भी इलाहाबाद के पास का ही एरिया है। और यहाँ पर स्पेसिफिक जो चीज़ हमें मिली है वो है गोलाकार, यानी राउंड शेप झोपड़ियाँ या हट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं उससे ही पता लगता है कि यहाँ पर लोग अब
जानवरों को पालने लगे थे और यहाँ पर हमें बैल, गाय, भैंस, हिरन, मछली आदि की हड्डियाँ मिली हैं। इससे पता लगता है कि यहाँ पर इन लोगों को इन सब के साथ में रहना इन्होंने सीख लिया था और शिकार भी करते थे और वहाँ पर उनको यूज़ भी करते थे और कई बार उनको पालतू भी बनाया जाता था। तो हर तरह के जो जानवर थे उनको खाने के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे या अपने काम के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे, कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तो वो सारे हमें यहाँ पर उनके एविडेंसेस, स्केलेटन्स हमें यहाँ मिलते हैं। अब दूसरी जो जगह यहाँ पर हमें मिलती है वो है चौपानी मंडो, तीसरी जगह सॉरी। और चौपानी मंडो जो है वो भी इलाहाबाद के पास में ही है और यहाँ पर हम देखते हैं कि नवपाषाण काल के ही 3 स्टेज हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है कि जो झोपड़ियाँ हैं उनका जो शेप है वो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके तरह के यहाँ पर शेप में हमें यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ पर कुछ हमें स्टोव्स या छाजा चूल्हे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर हाथ के बने कुछ पत्थर से बने हुए कुछ हथियार, औजार और मृदभांड भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी मिट्टी के बर्तन तो हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे बर्तन भी हैं जो हाथ से बनाए गए लेकिन वो पत्थरों से बनाए गए। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब चौथा जो स्टेज है वो है पूर्वी एरिया। पूर्वी एरिया में कौन से एरियाज़ आते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ईस्टर्न फेज़ है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर बिहार का चिरांद, चेचर, सेनुआर और तरादिव नाम की जो जगह है, उसके बाद कुचाई जो उड़ीसा में है, और उत्तर पूर्व की अगर बात करेंगे तो असम में दवोजली वैली है, वहाँ पर कुछ स्थल ऐसे मिलते हैं जो नवपाषाण स्थल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिहार के चिरांद की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार का जो ये चिरांद जिला जगह है वो सारण जिला है बिहार का, वहाँ उसमें अवस्थित है। और यहाँ से नवपाषाण काल की जो बस्ती है उसके हमें अवशेष मिलते हैं और यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में नवपाषाण काल के कुछ औजार हमें यहाँ पर मिले हैं। और इनका जो एक्विजिशन हुआ है वो 1962-63 एडी में प्रोफेसर वी के सिन्हा ने कराया था। और इसके बाद यहाँ पर हमें 5 तरह की जो बस्तियाँ हैं उनके अवशेष या हमें साक्ष्य मिलने लगे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बस्तियों के साथ साथ यहाँ पर हिरन के जो हॉर्न या थॉर्न या सींग होते थे उनके हॉर्न्स के बने हुए कुछ औजार भी मिलते हैं। और यहाँ पर जो झोपड़ियाँ हैं वो घास फूस की मिलती हैं। तो ये बिहार का जो चिरांद एरिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो दूसरे एरिया की हम बात करेंगे वो है दवोजली हार्डिंग। ये असम के चित्तग्राम नाम की जो जगह है वहाँ पर सिचुएटेड है और यहाँ पर कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। और यहाँ से स्पेसिफिकली हमें पत्थर की कुछ एक्स या कुल्हाड़ियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। अब हम देखते हैं उड़ीसा के पास कुचाई नाम की एक जगह है, उड़ीसा में ही है और ये मयूरभंज जिले में अवस्थित है। और यहाँ से 2 स्थल हमें ऐसे मिले हैं जो मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों ही संस्कृतियों के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी क्षेत्र है, इसके बारे में हमने बात की। अब फिर से हम जाते हैं 5वां क्षेत्र में उत्तर पश्चिम की तरफ। तो ये जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है ये राजस्थान वाला एरिया है या भारतीय महाद्वीप के उपमहाद्वीप के अंदर का जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले राजस्थान की बात हम करेंगे। तो राजस्थान में कुछ स्थल हैं वो है बागौर, बालाथल, गणेश्वर। ये इम्पॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, जो साइट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बागौर की अगर हम बात करेंगे तो ये जो बनास नदी की सहायक नदी है उसका नाम है कोठारी। उसके किनारे जो भीलवाड़ा एरिया है वहाँ से 25 किलोमीटर्स दूरी पे ये स्थल यह सिचुएटेड है, जो प्लेस है। और यहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र ने और LS लोशीन ने यहाँ पर 1967 और से 69 तक यहाँ पर उत्खनन करवाया और यहाँ से बहुत सारे पाषाण, ताम्र और लोहे के प्राचीन उपकरण हमें मिले। यानी कि यहाँ पर पत्थर के, तांबे के और लोहे तीनों के उपकरण मिले हैं। तो हमें ये पता लगता है कि यहाँ जो संस्कृतियाँ पली हैं वो नवपाषाण की भी थी और ताम्रपाषाण या कैलकुलेटिक एज की भी संस्कृति यहाँ पर रही और उसके बाद लौह युग की संस्कृति भी यहाँ पर रही। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राचीनतम साक्ष्य पास्चुरेशन का यानी कि पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मिलता है। और यहाँ इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ एरिया मैंने आपको पहले भी बताया था वहाँ से जो मेसोलिथिक एज का साक्ष्य मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर हमें जो राजस्थान का बागौर एरिया है यहाँ से भी हमें उसके बाद आदमगढ़ के बाद हमें एक और एविडेंस मिलता है जो प्राचीनतम है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर पशुपालन होता है, यानी पास्टोरल कल्चर यहाँ पर
एस्टेब्लिश था। उसके बाद दूसरा एरिया है वो है बालाथल। ये उदयपुर से 42 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और ये बल्लभ नगर तहसील है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। और यहाँ पर 1993 में जो प्रोफेसर वीएन मिश्र थे उन्होंने यहाँ पर उत्खनन करवाया, एक्सप्लोरेशन हुआ, और उसके बाद जो यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं उनमें हमें देखने को मिलता है कि हड़प्पा से बहुत ज़्यादा इनका ट्रांजिशनल फेज़ रहा है। और यहाँ पर जो कैटेगरी जो स्टेजेस मिले हैं वो 22 स्टेजेस मिले हैं उस कल्चर के। तो यहाँ पर बहुत कुछ ट्रांजिशनल एज हड़प्पा के साथ यहाँ मिलती है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मिट्टी का एक सांड की जो मूर्ति है वो मिलती है, स्टैच्यू है वो सांड की है, बैल ऑक्स की है। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कुबड़ वाला सांड जो हड़प्पा में या बाद में हमें मिलता है उसके जैसा ही कोई एक जीव जो है यहाँ पर ये इनका प्रिय था। हो सकता है खेती करते थे तो बैल जो है वो इम्पॉर्टेंट रहा उनके लिए, तो उसको वो लोग उसकी मूर्तियाँ बना के रखते होंगे। जो भी उनका रिचुअल था उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ से तांबे की जो कुछ सील्स मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं, उन पर भी हाथी और चंद्रमा यानी मून के कुछ साइन मिले हैं। तो हमें ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को अब जो धातु को गलाने की टेक्निक थी और उसमें ठप्पा मारने की पंच मार्ट की टेक्निक भी उन लोगों ने सीख ली थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर तांबे का जो टेक्नोलॉजी है उसको मेल्ट करने की, उससे औजार बनाने की या उससे सील्स बनाने की, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्निक मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का पता लगता है कि ये जो स्टेज है यहाँ हड़प्पा के पहले ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता शुरू हो रही थी और उसमें हड़प्पा के साथ कोई ना कोई इनका ट्रांजिशन ज़रूर रहा होगा। अब हम बात करेंगे साउथ इंडिया के बारे में। तो जो छठवां और आखिरी जो स्टेज है या जो एरिया है हम जिसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो साउथ इंडिया का एरिया है। और वो एरिया यहाँ पर एक आपको बात क्लियर कर देना ज़रूरी होगी कि जितना प्राचीन या एंशियंट जो हमारा बाकी के एरियाज़ हैं उतना एंशियंट नहीं है ये। यहाँ पर हम सबसे पहली बात यहाँ देखेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड है नवपाषाण काल का यहाँ पर, वो यहाँ पर मिलता है 2600 से लेके 800 BC तक का ये सेगमेंट रहा है। यानी कि जब पिछली जगहों पर संस्कृति एडवांस हो गई थी तो यहाँ पर वो शुरुआत के स्तर में थी। तो ये एक चीज़ यहाँ पर हमें आपको स्पेशली बतानी थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं, जो जगह हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और उनके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी इसके बारे में और रिसर्च चल रहा है तो अभी हमें और भी चीज़ें जानकारी में बाद में आएंगी। तो कर्नाटक का एरिया अगर हम लेंगे तो यहाँ पर मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडकल, पिपरीहल, संगनकुल्लू, टी नरसिंहपुर और टेक्का कोरल जो स्पेसिफिक जगह हैं, रिमार्केबल जगह हैं, वो मिलती हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के बारे में अगर देखें तो पेयमपल्ली नाम की एक जगह है, वो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में उतनूर है, कोडेकल है, नागार्जुन कोंड है, पालावोम है। ये जो जगह है ये स्पेसिफिक है। अब हम इसके बारे में आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो स्पेसिफिक जगह है इन सभी में नवपाषाण काल के स्थलों का काल मैंने आपको जैसा पहले ही बताया कि ये 2600 BC से शुरू होकर 800 BC तक ही जाता है और इसके जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी बाद के फेज़ में हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर 3 स्टेजेस की जो बस्तियाँ हैं, कॉलोनीज़ हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट स्टेज में हम देखेंगे कि संगनकुल्लू कर्नाटका में स्थित है संगनकुल्लू, और उसके अलावा नागार्जुन कोंड जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर पहली स्टेज के हमें साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि खेती के बारे में अभी वो लोग ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं और उनका जो टोटल फोकस है वो है यानी पास्टोरल टेक्निक के ऊपर, और उसके साथ साथ वो यहाँ पर आखेट या शिकार पर डिपेंड कर रहे हैं, खेती अभी नहीं कर रहे हैं। दूसरे स्टेज को हम देखेंगे तो दूसरे स्टेज में हमें लाल रंग के जो बर्तन हैं, मिट्टी के वेसल्स हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरे स्टेज में हमें पास्टोरल जो कल्चर है उसके एविडेंसेस मिलने लगते हैं, यानी पशुपालन के साक्ष्य हमें दूसरे स्टेज में दिखाई देने लगती हैं, यानी ऊपर के स्टेज में। फिर जो तीसरा स्टेज हम देखते हैं वो यहाँ पर देखते हैं कि ग्रे कलर के जो वेसल्स हैं, मिड वेसल्स हैं, उनको हमें देखने को मिल जाते हैं और उसमें खेती के स्पष्ट साक्ष्य या एविडेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो 3 स्टेजेस यहाँ पर हमें देखने को इस तरह से मिलती है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो कल्टीवेशन की जो फसल हैं उनमें रागी जो है वो प्रमुख यहाँ की रिमार्केबल जो फसल है वो है। इसके अलावा गेहूँ, कुल्थी, मूंग और खजूर की खेती भी यहाँ पर की जाती है।
अब उतनूर जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से हमें कुछ राख के माउंड मिले, यानी टीले मिले हैं। अब राख के टीलों का मिलने का क्या मतलब है? राख के टीलों के मिलने का ये मतलब है कि पास्चुरल जो टेक्निक है या जो उनका कल्चर है वो यहाँ पर रहा होगा, वहाँ पर वो मवेशियों को रखते होंगे, और जब कोई बीमारी या कोई ऐसी चीज़ हो जाती होगी तो वो पूरा जो उनका गोबर समेत वो वहाँ पर पूरी आग लगा के उस जगह को जला देते होंगे और जानवरों को वहाँ से हटा लेते होंगे, या जब वो जगह को छोड़ते होंगे तो उस जगह को पूरी तरह जला के साफ़ कर देते होंगे। तो इस तरह से वहाँ पर हमें कुछ ऐश के जो माउंड मिले हैं या नॉल मिले हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। और इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो पूरा नवपाषाण काल का जो फेज़ है वो यहाँ पर हमने कौन कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें देखी। यहाँ पर कृषि के साथ उनका परिचय हो गया, दे वर वेरी मच नोन विद द एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन। दूसरा, वो पास्चरल टेक्निक या कल्चर की तरफ बढ़ गए, यानी वो पशुचारण करने लगे और धातु की टेक्निक उन्होंने यहाँ पर सीख ली और वो इकट्ठे एक जगह पर स्टेबल होकर रह गए। तो यहाँ पर ये जो नवपाषाण काल है उसने इस मानव के जो नए फेज़ को हमें शुरुआत दी। अब हम दूसरे लेक्चर में इसके बाद हम आपसे बात करना चाहेंगे, वो करेंगे अब हम आपसे कैलकुलिथिक एज के बारे में, यानी कि ताम्रपाषाण काल के बारे में, जो ट्रांजिशनल पीरियड है नवपाषाण काल और कैलकुलिथिक एज का, जिसमें पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी मिलते हैं और मेल्टिंग टेक्निक हुई। और मेल्टिंग टेक्निक से अब तांबे की कुल्हाड़ियाँ, तांबे के औजार बनाने शुरू किए और ये ज़्यादा इफेक्टिव थे क्योंकि अब खेती करने के लिए ज़्यादा आसानी से काटने के लिए उन्हें औजार मिल गया और ज़्यादा तेज़ धार वाला भी मिला। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब अगले लेक्चर में हम आपके साथ कैलकुलिथिक एज या ताम्रपाषाण काल के ऊपर बात करेंगे और उसकी कौन कौन सी संस्कृतियाँ कहाँ कहाँ थी उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। और हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम एक पूरी सीरीज़ आपके साथ चलाने वाले हैं इतिहास की, जो हमारे प्राचीन इतिहास से शुरू होकर और आधुनिक इतिहास तक जाएगी। और इसके साथ हम बाद में विश्व इतिहास के बारे में भी हम आपके साथ बात करेंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।